कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रियांश खुद से ही बातें कर रहा था, क्या हो रहा है यार ये सब? इस लड़की को मैं जितना खुद से दूर करना चाहता हूँ, ये उतना ही करीब होती जा रही है। ये सही नहीं है, बाद में इसे ही परेशानी होगी। क्यों मेरी बात नहीं समझती कि दूर रहे मुझसे, मैं नहीं दे सकता इसे प्यार। कल तो इतना परेशान थी और रो रही थी, तो प्यार से बात कर ली और शांत करा दिया, और ये इससे उम्मीदें ही लगाए बैठी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। वो अपने आप से बातें कर ही रहा था कि काम्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुझे भूख लग रही है, रात को भी कुछ ढंग से नहीं खाया था, वो बच्चों सा मुँह बनाकर बोली। तो रियांश बिस्तर से उतरकर रूम से बाहर आ गया, उसके पीछे पीछे काम्या भी। सामने बने किचन की ओर उसने इशारा किया तो वो किचन में चली गई। रियांश ने अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया और फ्रेश होने चला गया। काम्या को कुछ मिल नहीं रहा था, तो उसने फ्रिज खोल कर देखा, उसमें थोड़ी बहुत सब्जियां थी और बाहर उसे नूडल्स का पैकेट दिख गया था, तो वो नूडल्स और चाय बनाने लगी। कुछ देर में एक गार्ड ढेर सारे बैग्स लेकर अंदर आया और उन्हें टेबल पर रखने लगा। काम्या उसे देखकर बाहर आ गई। ये सब क्या है? वो उसे देखते हुए बोली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बिना काम्या की ओर देखे बाहर चला गया। इनके साथ रहकर इनके आदमी भी गूंगे हो चुके हैं, वो सर झटकते हुए बोली। वहीं रियांश उसके पीछे खड़ा ये सुन रहा था और सामने आते हुए बोला, ये बैग्स उठाकर जाओ और जो कुछ भी ठीक ठाक हो पहनकर रेडी हो जाओ, यहाँ से चलना भी है। काम्या उसकी बात इग्नोर करते हुए किचन में चली गई और ट्रे लेकर वापस आ गई। अपनी नूडल्स और चाय लेते हुए उसने दूसरा कप उसकी ओर बढ़ा दिया। रियांश ने चाय उठा ली, नूडल्स नहीं लिया। काम्या नूडल्स खाते हुए बोली, ये भी तो खाओ, बहुत टेस्टी है सच्ची। मुझे नहीं पसंद, वो सख्त लहजे में बोला और चाय का कप खाली करते हुए एक और रख दिया। उसका रवैया देख काम्या भी आगे कुछ नहीं बोली और कपड़े उठाकर रेडी होने चली गई। वो बाहर आई तो रियांश नहीं था। उसके गार्ड उसके पास आते हुए बोले, मैम सर जा चुके हैं, उन्होंने आपको छोड़ने को बोला है। ये सुनकर एक बार फिर काम्या, जो सुबह से थोड़ा बहुत खुश थी, निराश हो जाती है और हाँ बोल हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रियांश सिंघानिया सदन आया था। इस वक्त संजना जी आयशा के लिए लड्डू बना रही थी, उसे बहुत पसंद थे, तो उसने फरमाइश की थी। नमस्ते आंटी, वो अंदर आकर उनके पैर छूते हुए बोला। खुश रहो बेटा, आज बड़े दिन बाद आए, संजना जी उसे देखते हुए बोली। रियांश बोला, हाँ वो थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा था तो टाइम नहीं मिला। अर्श वहाँ आता हुआ बोला, काम का या बीबी का साले, बीबी से फुर्सत मिलेगी तो ना किसी और को याद करेगा। रियांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पेट में एक मुक्का जड़ते हुए उसके पास बैठ गया। साले तू कभी नहीं सुधर सकता ना, अर्श अपना पेट पकड़ते हुए बोला। तो रियांश ने हंसते हुए इनकार में सिर हिला दिया। अच्छा ये बता, आयशा कहाँ है? कॉल करके बुलाया था उसने, अब दिख भी नहीं रही। रियांश इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए बोला। उधर देख, अर्श ने उसे सीढ़ियों की तरफ इशारा किया तो रियांश ने देखा। आयशा सीढ़ियों पर बैठी प्लेट में ढेर सारे लड्डू लिए उन्हें छिपाकर खा रही थी। ये देख वो दोनों ही हंसने लगे। रियांश उठकर उसके पास चला गया और उसकी प्लेट से 2 लड्डू उठा लिए तो आयशा उसे घूरने लगी। रियांश रख दे मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा, वो उसे धमकाते हुए बोली। रियांश ने वो लड्डू अपने मुंह में रख लिया और उसे चिढ़ाने लगा तो आयशा ने उसके कंधे पर मारने लगी। लालची, मेरा लड्डू खा लिया, दूसरा नहीं ले सकता था? अर्श रियांश को खुश देख मुस्कुरा दिया। संजना जी बोली, अरे तुम दोनों ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करो, मैं और भी तो बना रही हूँ ना, खा लेना ये भी। आयशा और रियांश जो प्लेट छीनने में लगे थे, एक दूसरे को देख ठहाका मारकर हंस पड़े। रियांश ने प्लेट हाथ में लेते हुए कहा, जा तू वहाँ से दूसरा ले ले, इसे तो मैं ही खाऊंगा। आयशा मुँह बनाती हुई बोली, तू ही खा लेना, अब मेरा मन नहीं है। फिर दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। आयशा बोली, तेरे और काम्या के बीच सब ठीक है ना? ये सवाल सुन रियांश, जो अभी तक हंस रहा था, एकदम सीरियस हो गया। रियांश बोला, काम की बात करे जिसके लिए तूने बुलाया है। आयशा बोली, रियांश तू, वो कुछ बोलने जा रही थी कि अर्श ने उसे आंखों के इशारे से मना कर दिया। आयशा बोली, ओके फाइन। रियांश बोला, थैंक यू। फिर आयशा उसे एक फाइल उठाकर उसे कुछ समझाने लगती है। कुछ देर तक डिस्कशन के बाद वो फाइल और लैपटॉप बंद कर देती है।
आयशा बोली, यार ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उससे बहुत फ़ायदा होगा हमें, पर मैं नहीं जा सकती यूएस डॉक्टर ने ट्रैवलिंग को मना किया है। नहीं तो मैं ही चली जाती, पर अब तुझे ही संभालना होगा। रियांश बोला, तू फिक्र मत कर, बस यहाँ का काम देख लेना, मैं चला जाऊँगा। कब जाना है? आयशा बोली, कल सुबह, पर काम ज़्यादा है तो 1 महीने लग सकते हैं। रियांश बोला, नो प्रॉब्लम। आयशा उदास होते हुए बोली, यार काम्या को बुरा तो नहीं लगेगा ना? आई मीन तेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैं तुझे जाने को बोल रही हूँ अपनी जगह पर। आयशा प्लीज़ हर बात में इतनी टेंशन मत लिया कर, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। और कौन सा मैं उसे प्यार करता हूँ जो बुरा लगेगा? इसमें बुरा लगने लायक कुछ भी नहीं है, वो बोलता है। अर्श बोला, प्यार हो या ना हो लेकिन वो तेरी वाइफ है। रियांश बोला, हे प्लीज़ अब इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं करनी, मैं कल चला जाऊंगा, अभी फ़्लाइट की टिकट बुक करता हूँ। बोल वो अपना फ़ोन निकाल कर टिकट बुक कर देता है। रियांश शाम को आज बहुत जल्दी घर आ गया। हॉल में कोई नहीं दिखा तो वो सीधे रूम में ही आ गया। काम्या भी अभी तक शायद नहीं आई थी तो उसने रूम में ही चेंज कर लिया और बालकनी में ठंडी हवा आ रही थी तो वहाँ जाकर खड़ा हो गया और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगा। करीब 15 मिनट बाद वो अंदर की ओर मुड़ा तो देखा काम्या, जो शायद अभी ही हॉस्पिटल से आई थी, अपना दुपट्टा उतार कर उसने एक और फेंक दिया और अपने बालों की रिबन निकालते हुए बिस्तर पर गिर गई। रियांश वहीं खड़ा होकर उसकी हरकतें देख रहा है और ये सब देख उसके चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ गई जो वो भी ना जान सका। आज काम्या का चेहरा एकदम मायूस था और वो अपने माथे को हाथों से दबा रही थी। रियांश अंदर आ गया और उस पर अपनी नज़र समाते हुए बोला, आर यू फाइन? काहे ही फाइन यार, सिर फटा जा रहा है दर्द से। तुझे पता है आज ना एक बहुत ही क्रिटिकल केस आया था एक पेशेंट का, कितनी कोशिश की मैंने फिर भी वो नहीं बचा यार। आई एम फीलिंग वेरी बैड एंड गिल्टी। तो वो अपनी आंख खोलते हुए कुछ और बोल ही रही थी कि सामने रियांश को देख शब्द गले में ही अटक गए। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर दुपट्टा ओढ़ लिया और उठते हुए बोली, आप कैसे? मुझे नहीं पता था कि आप हो। आई एम सॉरी, मैंने कैसे बात करी, सच्ची नहीं पता था। रियांश बोला, इट्स ओके एंड डोंट वरी, जिसकी जितनी लाइफ होती है वो उतना ही जिएगा, इसमें डॉक्टर की क्या गलती, सो डोंट बी सैड। काम्या बोली, पाखी चाची चिल्लाते हुए आकर काम्या की गोद में चढ़ गई। काम्या उसके गाल पर किस करके बोली, कैसा है मेरा बच्चा? आ गए इस शैतान को चाची की याद? पाखी अपने खरगोश जैसे दांत दिखाकर हंसते हुए मासूमियत से बोली, अच्छा है आपका बच्चा चाची, आप मेरी चॉकलेट लाए हो ना? काम्या उसकी बात पर मुस्कुरा दी और अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसे दे दिया। बेटू चाचू भी यहीं है, रियांश मुंह लटकाते हुए बोला तो पाखी खिलखिलाकर हंस दी। चाचू आप तो बेबी जैसे मुंह बना रहे हो, पाखी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। उसने जैसे बोला था ये देख काम्या और रियांश दोनों हंसने लगे। रियांश ने अपना हाथ फैलाया तो पाखी उसके पास कूद गई। चलो हम दादू के पास चलते हैं, रियांश उसे उठाते हुए बोला और उसके साथ रूम से बाहर निकल गया। दादू अपने रूम में चेयर पर बैठे कोई बुक पढ़ रहे थे। दादू, रियांश ने उन्हें आवाज़ दी तो उनका ध्यान उसकी ओर गया। रियांश बेटा आओ, वो बुक साइड रखते हुए बोले तो रियांश आकर उनके पैरों के पास नीचे उनके घुटनों पर सिर रखकर बैठ गया। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? पापा की बहुत याद आ रही है आज दादू, वो बोला तो दादू भी आयंश को याद करने लगे। रियांश बोला, दादू अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और पापा का सपना पूरा करने के लिए कल मुझे यूएसए जाना पड़ेगा। दादू बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कितने दिन लगेंगे वहाँ? रियांश बोला, 1 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, प्लीज़ आप दादी को मना लेना इसके लिए। उसकी बात पर दादू ने मुस्कुराकर हाँ बोला तो वो खुश होकर उनके गले लग गया। काम्या जब रूम में आई तो रियांश पैकिंग कर रहा था। उसे कपड़े सूटकेस में रखते हुए देख वो बोली, आप कहीं जा रहे हो? रियांश बोला, काम के सिलसिले में, 1 महीने के लिए यूएसए जाना है कल सुबह। 1 महीना? वो आश्चर्य से बोली, फिर रियांश के पास जाकर उसके हाथ से सामान लेकर बोली, मैं कर देती हूँ। उसके बोलने पर रियांश ने एक पल के लिए उसे देखा फिर वहाँ से हट गया। काम्या बोली, आपका जाना ज़रूरी है, कोई और भी तो जा सकता है ना, आप अमन भैया को ही भेज दीजिए ना। रियांश जो कि अपने मोबाइल में कुछ डिटेल्स देख रहा था उसकी बात सुन बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, कल जो हुआ उससे अभी भी बेवजह घबरा रही हो, फिर भी चिंता मत करो, गार्ड्स हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे।
काम्या धीरे से बुदबुदाई, फिर भी मुझे आप चाहिए। रियांश के पास अमन की कॉल आई तो उसने तुरंत उठा ली। रियांश बोला, हेलो अमन। अमन बोला, जी बॉस, सारा इंतज़ाम हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए, सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है घर की और कल नर्स भी आ जाएगी। रियांश बोला, नर्स की सारी डिटेल्स तो मैंने देख ली है, फिर भी तुम ध्यान रखना घर पर भी, यहाँ मैं नहीं रहूँगा तो। अमन बोला, जी बॉस। फिर उसने कॉल कट कर दिया। तब तक काम्या भी उसकी पैकिंग कर चुकी थी तो रियांश ने सूटकेस उठाकर साइड रख दिया और लाइट ऑफ करके दूसरी साइड करवट लेकर लेट गया। कुछ देर तक उनके बीच शांति बनी रही। काम्या जो किसी गहरी सोच में डूबी थी, उसने रियांश को आवाज़ दी, अंश, आपसे एक बात पूछना है, सच सच बताना प्लीज़। आप जानबूझकर इतने दिन के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं ना? क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं हूँ और आप मेरे साथ मेरे सामने नहीं रहना चाहते, मुझसे भाग रहे हैं आप। बोलते बोलते उसका गला भर आया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बोला। काम्या भी उसे अटकते हुए शब्दों को सुन जान चुकी थी कि वो झूठ बोल रहा है और वो जो सोच रही है वही सही है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और एक तकिए को कसकर पकड़ खुद से चिपका कर बिना आवाज़ के रोने लगी। लाइट का उजाला देख वो चौंक कर उठ गई। देखा तो सामने हाथ बांधे रियांश खड़ा था। क्या हुआ, अब नहीं रोना? रो लीजिए ना, जितना रोना हो, वो उसे घूरते हुए बोला तो काम्या ने नज़रें झुका ली। रियांश उसके पास ही कुछ दूरी पर बैठ गया। इतनी छोटी छोटी बातों पर तो आप रोने लग जाती हैं। मैं सच में काम की वजह से ही जा रहा हूँ अभी। आयशा या मुझे किसी एक को जाना था, पर उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं तो डॉक्टर ने ट्रैवलिंग को मना किया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी यकीन नहीं है तो मैं आयशा को कॉल करता हूँ, पता कर लो। मानता हूँ हमारा रिश्ता मुझे समझ में नहीं आता, पर झूठ नहीं बोलता मैं। जो है सब आपके सामने और साफ है। मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता आपको कि हमेशा खुश रखूँगा या और भी कुछ हो। नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की उम्मीद टूटे। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है हमारे बीच, सही या गलत, पर सच यही है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। सही गलत जो समझना हो समझ सकती हैं आप, फ्री हैं। अगर आप नहीं रहना चाहती इसमें तो भी बोल सकती हैं, पर यूँ रोना धोना एंड ऑल, आई डोंट लाइक इट। आपके पास समय है, सोच लीजिए क्या करना है, क्योंकि मैं नहीं बदलने वाला, ना ही मेरी सोच। बोल वो उठकर बालकनी में आ गया और पॉकेट से सिगरेट निकालकर जला ली। और इधर काम्या के दिमाग में उसकी कई बातें ही घूम रही थी। रियांश ने अपनी बात साफ साफ कह दी थी और ना जाने क्यों ये सब सुनकर काम्या का रोना बंद हो गया और चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कितनी क्लियर बात की। वैसे तो बोलते नहीं, पर जब बोलते हो तो क्या कमाल। काम्या यही सोच मुस्कुरा रही थी। रियांश को बोलता देख सिर्फ वो खुश थी। उसके शब्दों पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि वो क्या कह रहा है, सिर्फ आगे की 2-3 लाइन सी घूम रही थी दिमाग में। संजू, आरव और काम्या सब एक कैफ़े में बैठे थे। रियांश 2 दिन पहले ही जा चुका था। आरव का मुंह बना था और संजू व काम्या उसे ही घूर रही थी। काम्या बोली, अबे गधे, बताएगा ये मुंह क्यों लटकाया है, इतनी देर से परेशान कर रहा है हमें। आरव रोना सा मुँह बनाते हुए बोला, मेरा ब्रेकअप हो गया यार, दिल टूट चुका है मेरा। संजू बोली, ओ माई गॉड, हाफ सेंचुरी पार कर दी तूने, ये तो रोज़ है, हर हफ्ते तेरा दिल टूट जाता है। ये बोल संजू और काम्या दोनों ही हंसने लगी। देखो तुम दोनों मजाक मत उड़ाओ यार। अच्छा सॉरी सॉरी, वो दोनों साथ ही बोली और चुप होकर उसे टकटकी लगाकर देखने लगी। ये देख, वो और खींच गया। कामू, तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाना यार आज के लिए, वो बोला तो काम्या गुस्से से उसे देखने लगी। वहीं संजू हंसते हुए बोली, बेटा एक भी हड्डी नहीं बचेगी तेरी। द ग्रेट रियांश सिंह राठौर की बीवी को तू अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, तुझे जिंदा गाड़ देंगे जीजू। मुंह बंद रखना तू। कामू, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी है और सब अपनी अपनी वाली के साथ आ रहे हैं। इस भूतनी के साथ तो मैं जाऊँगा नहीं, मेरी वाली है नहीं, तो तू चलना प्लीज़। आरव, बस मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली, पहले की बात दूसरी थी, अब नहीं। तू संजू के साथ चला जा, वो मैं मना लूँगी, इससे ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। काम्या बोली। संजू बोली, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी। आरव बोला, मैं भी नहीं ले जाऊँगा तुझे। काम्या बोली, तो मेरा सिर मत खाओ, तुम दोनों लड़ो मरो, मुझे मत घसीटो। अगर तुम दोनों साथ नहीं गए और मेरा सिर खाए तो मैं बात नहीं करूँगी तुम दोनों से। ओके चले जाएंगे साथ, दोनों बोले तो काम्या हंसने लगी।
फिर कुछ देर तक बात करने के बाद काम्या घर आ गई। वो जब अंदर आई तो देखा सब किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तान्या बोली, देवर्ष जी, काम्या भी आ गई है, उससे भी बात कर लीजिए, मन नहीं लग रहा होगा ना उसके बिना। उसकी बात पर सब हंसने लगे। वहीं रियांश इधर उधर देखने लगा। दादी ने काम्या को पास बुलाया तो वो आ गई। दादी उसे फ़ोन पकड़ाते हुए बोली, तू भी बात कर ले, हम चलते हैं। और वो तान्या वो पाखी के साथ चली गई। रियांश को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। कैसे हैं आप? काम्या ने बोला। ठीक हूँ, और आप? मैं भी। मैं रखता हूँ, कुछ काम है, बोल रियांश ने फ़ोन काट दिया। काम्या तो उसे एक नज़र देखकर ही खुश हो गई थी। रियांश मीटिंग के बाद होटल आ चुका था जहाँ वो रुका था। रूम में आते ही उसने अपना ब्लेज़र उतारकर बेड पर रख दिया और शर्ट की ऊपर की बटन खोल दी। बाजू को कोहनी तक फोल्ड कर वो वैसे ही बिस्तर पर लुढ़क गया। आज वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। तभी उसे काम्या की आवाज़ सुनाई दी, ये लीजिए पानी। रियांश ने पानी लेकर पी लिया। कुछ देर बाद काम्या ने चाय का कप उसके सामने कर दिया। रियांश, काम्या बोली, आप थके लग रहे थे ना, तो आपके लिए अदरक वाली चाय पी लीजिए, बहुत अच्छा फील होगा। रियांश मुस्कुराकर हाथ बढ़ाता है पर वहाँ कोई नहीं था। उसने अभी तक पानी भी नहीं पिया था। अपना सिर पकड़ते हुए वो बोला, ये क्या हो रहा है? मैं पागलों जैसी बातें सोच रहा हूँ काम्या के बारे में। क्यों? शायद आदत पड़ गई है, वो हमेशा आने के बाद ये सब करती थी इसलिए। बोल वो अपना सर झटक देता है। इधर काम्या जब रात में रूम में आई तो उसे बहुत अकेला फील हो रहा था। बेशक रियांश बात करे या ना करे, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी काम्या को यह एहसास दिलाने के लिए कि कोई तो है साथ। अपनी साइड वो कब से लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। जब उसे नींद नहीं आई तो वो बिस्तर की दूसरी साइड हाथ रखती है जहाँ रियांश लेटता था, तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो एक पिलो उठाकर वहाँ पर रख देती है और उस पर हाथ रख आंखें बंद कर लेती है। रियांश के होने का एहसास उसे महसूस हो रहा था। अब वो कुछ ही देर में नींद की आगोश में चली जाती है। सुबह काम्या रेडी हो रही थी कि तान्या उसके रूम में आती है। काम्या उसे देखकर, गुड मॉर्निंग भाभी। तान्या बोली, गुड मॉर्निंग। वो मैं और नैतिक आज बाहर जा रहे हैं कुछ टाइम स्पेंड करने, तो क्या तुम पाखी को? काम्या उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोलती है, बेफिक्र रहिए आप, पाखू को मैं बहुत अच्छे से संभाल लूँगी, अब भैया पर ध्यान दीजिए बस। तान्या उसकी बात सुन उसके कान खींचकर बोलती है, धस शैतान, रियांश को आने दो, फिर देखती हूँ कितना टाइम मिलता है तुझे पाखी को संभालने का। काम्या बात बदलते हुए बोली, भाभी अभी आप ना नैतिक भैया को देखिए जाकर, वरना रूठ जाएंगे, और आप पाखी के उठने से पहले चली जाओ, वरना वो जिद करेगी जाने की। तान्या उसके गले लगकर बोली, थैंक यू। नैतिक के साथ वो बाहर चली जाती है। काम्या की आज नाइट शिफ्ट थी तो वो घर पर ही थी। काम्या पहले किचन में जाकर दादू के लिए सूप बनाती है, फिर नर्स को ले जाने का बोल वो पाखी के रूम में चली जाती है। वो अभी भी सो रही थी। ये देख काम्या मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर उसके गाल पर किस करके बोलती है, पाखू बेबी उठ जाओ, चलो जल्दी उठो। पाखी कुनमुनाकर हल्की सी आँख खोलती है तो काम्या उसे गोदी में उठा लेती है। पाखी काम्या के गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग। काम्या उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर वो पाखी को ब्रश कराती है, फिर उसे नहलाकर एक पिंक कलर की फ्रॉक पहना देती है, फिर उसके बाल बना देती है। चाची पाखी कैसी लग रही है? पाखी मासूमियत से पूछती है तो काम्या उसे लाकर शीशे के सामने खड़ी कर देती है। वाह, आज तो पाखी एंजल लग रही है, थैंक यू, अब आप ही मुझे रेडी करना, वो खुश होकर बोलती है तो काम्या मुस्कुरा देती है। काम्या बोली, अच्छा चलो, अब मेरी पाखू को भूख लगी होगी ना, चाची ने आपके लिए चॉकलेट शेक बनाया है। वो उसे लॉकर हॉल में बिठाकर ग्लास पकड़ा देती है तो पाखी पीने लगती है। विभाजी वहाँ आकर काम्या से बोलती हैं, बहू ज़रा तुम जाकर घर की सफाई कर दो, मैं हूँ पाखी के पास। गौरी और राजू भी गांव गए हैं और मुझसे इस उम्र में इतना काम नहीं होगा। काम्या बोली, कोई बात नहीं चाची जी, मैं कर देती हूँ, बोल काम्या चली जाती है तो विभाजी मन ही में बोलती हैं, नौकर की भी हैसियत नहीं है, लेकिन सारी दौलत और घर पर ये और इसका पति वो रियांश डेरा जमाए बैठे हैं। तुम लोग देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अब तुम दोनों को एक दिन सड़क पर ना कर दिया तो मेरा नाम भी विभा नहीं। काम्या बेचारी इतने बड़े घर की अकेली साफ सफाई करती है, दोपहर हो जाती है उसे यही करने में।
वो बुरे तरीके से थक गई थी। जैसे ही वो आकर बैठती है, विभा उसके पास आकर कहती है, खाना बन गया है क्या? पाखी को बहुत भूख लग रही है। काम्या बोली, नहीं अभी नहीं, बस आधे घंटे में मैं बना कर देती हूँ, आप तब तक उसे चिप्स दे दीजिए। बोल काम्या जल्दी से उठकर किचन में चली जाती है और उसे जाते ही विभा जी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। काम्या जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। रोटियां बनाने में जल्दबाजी की वजह से तवे पर ही उसका हाथ पड़ गया, जिससे वो जल जाती है। आह बोल वो जल्दी से हाथ पीछे कर दूसरे हाथ से गैस बंद कर देती है, फिर नल के नीचे अपना हाथ कर लेती है। दादी जो पानी लेने आई थी, काम्या को ऐसे देख उसके पास जाकर खड़ी होती हैं तो उन्हें काम्या की जली हुई उंगलियां दिखती है। दादी उसे डांट कर बोलती हैं, क्या ज़रूरत थी अकेले और इतनी जल्दबाजी में सारा काम करने की? विभा कहाँ है? वो मदद नहीं करा सकती? और तान्या हाथ जला लिया पागल। काम्या उन्हें शांत करती हुई बोली, दादी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ही तो जला है। और तान्या भाभी बाहर गई हैं तो चाची पाखू को देख रही थी, इसलिए मैं सब अकेले कर रही थी। दादी बोली, एक हफ्ते से यही नाटक चल रहा है, पूरा काम अकेले तुम्हें करना पड़ता है। आज मैं बात करती हूँ नरेन से, या तो सारे लोग काम में हाथ बटाएं या फिर जब वो दोनों गांव से नहीं आ जाते किसी को रख लें। कितना काम करना पड़ता है तुम्हें, घर का भी और उसके बाद अस्पताल भी जाती हो। काम्या उनकी बात सुन भावुक होकर उनके गले लग जाती है, क्योंकि यहाँ दादी ही थी जो उसकी मम्मी की तरह ख्याल रखती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो जल्दी से साफ कर लेती है। काम्या खुद को संभालते हुए बोली, बाकी की बातें बाद में, पहले चलकर खाना खाइए और दादू को भी बुला लीजिए, फिर सब साथ ही खाते हैं। दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर चली जाती हैं, फिर सब खाना खाते हैं। ऐसे ही काम खत्म करके काम्या रूम में आती है तो घड़ी देखती है, 3 बज रहे थे। मोबाइल में 5 बजे का अलार्म लगकर वो लेट जाती है, क्योंकि उसे शाम को हॉस्पिटल भी जाना था। काम की थकान उसे बहुत महसूस हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो सो गई। काम्या हॉस्पिटल में अपने केबिन में बैठी मोबाइल को हाथ में लिए घुमा रही थी, कॉल करूं या ना करूं, अगर किया और गुस्सा हो गए तो। पर मुझे याद आ रही है जब से गए हैं, खुद तो कर नहीं सकते कभी, 15 दिन हो गए हैं, एक भी बारी कॉल नहीं करा। वो तो जब उस दिन दादी ने पकड़ा दिया था तो थोड़ा सा ही देखा था उन्हें। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं आप अंश? कॉल नहीं पर मैसेज तो कर ही सकती हूँ ना? हाँ यही सही रहेगा। वो मैसेज लिखती और डिलीट करती, बार बार यही सिलसिला कर रही थी कि संजू जो चुपके से उसके पीछे खड़ी होकर उसे देख रही थी, उसने फ़ोन छीनकर उसका मैसेज सेंड कर दिया। संजू ये तूने क्या कर दिया गधी? काम्या उसे मारने के लिए दौड़ी तो संजू, जिसके हाथ में काम्या का फ़ोन अभी भी था, गलती से उसमें टच हो गया और रियांश के पास कॉल चली गई, उसे भी नहीं पता था। संजू मेरा फ़ोन वापस कर, काम्या गुस्से में उसे घूरती हुई बोली। संजू बोली, अभी यार जब जीजू की याद आ रही थी तब भी तूने नहीं किया तो मैंने ही कर दिया, तो अब ना मैं बात करूंगी अपने जीजू से और उन्हें बताऊंगी कि उनकी याद में हमारी कामू दोस्तों को भूली गई है। काम्या बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू फ़ोन दे मेरा। संजू रुक जा वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी आज, काम्या एक बोतल उठाकर बोली। संजू बोली, पहले तू बता, तू उन्हें मिस कर रही थी ना? तुझे प्यार तो नहीं हो रहा? चोरी छिपे फ़ोटो देखी जाती है उनकी, हर अदा की तारीफ़ की जाती है, उन्हें बुरा बोलो तो गुस्सा हो जाती है तो। काम्या ये सुन अपनी जगह पर रुक गई और ज़मीन को घूरते हुए बोली, तुझे पता है ना हमारा रिश्ता किस हाल में है, फिर भी तुझे लगता है कि प्यार वार कुछ नहीं है। वो तो कभी मुझसे बात तक नहीं करते जब तक ज़रूरी ना हो। संजू बोली, तू ना पागल है जो ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसे तू सही से जानती तक नहीं। बस हर बार तू दूसरों के बारे में क्यों सोचती है कि किसे क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा? अंकल आंटी ने बोल दिया यहाँ शादी कर, बस मान गई। और कम से कम पहले मिलना था, एक दूसरे को जानना था, फिर अगर पसंद होता तो करती, लेकिन नहीं, हमेशा बस दूसरों के बारे में सोचती है। इतने बड़े आदमी हैं, 10 लड़कियों को साथ लेकर घूमते होंगे, या होगी कोई गर्लफ्रेंड, तभी तो शादी के 1.5 महीने तक अभी यहीं अटके पड़े हो। ऐसे लोगों को ना एक लड़की कभी नहीं पसंद आती, आज इसके साथ कल उसके। काम्या तेज आवाज़ में बोली, बस संजू बकवास बंद कर, पति हैं वो मेरे और उनके बारे में मैं एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। आइंदा से ऐसा बोलने से पहले 1000 बार सोचकर तब बोलना। वो कैसे हैं ये डिसाइड करने का हक किसी को नहीं है, उनके बारे में मेरे सामने तो कुछ भी गलत मत बोलना। मैं इस रिश्ते का और उनका बहुत सम्मान करती हूँ, समझी तू?
संजू की आंखों में आंसू आ गए थे, जैसे काम्या ने आज उससे बात की थी। ये सोचकर वो उसका फ़ोन टेबल पर रख भागती हुई वहाँ से चली गई। काम्या ने फ़ोन हाथ में लिया तो उसकी सांसें ही अटक गई, क्योंकि रियांश का कॉल चल रहा था 15 मिनट से। इसका मतलब उन्होंने सब सुन लिया। ये सोच काम्या का दिल बैठा जा रहा था। उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही कुछ बोलने को किया, कॉल कट हो गई। उसने जल्दी से फिर से कॉल किया, लेकिन फ़ोन ऑफ आने लगा। तो अब काम्या की आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बना ली। वो अपनी चेयर पर बैठते हुए रो पड़ी। प्लीज़ अंश, खुद को हर्ट मत करना। आई नो आपको ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा। वो रोते हुए अपना मंगलसूत्र पकड़ कर बोली। इधर रियांश ने फ़ोन को अपने हाथों में कस रखा था। वो एक पार्टी में आया था और फ़ोन उसके हाथ में था। वो किसी से बात कर रहा था। जब फ़ोन बजा तो वो बाहर गार्डन में आ गया और काम्या का नंबर देख उसने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। तभी उसे काम्या और संजू की बातें सुनाई दे गई। रियांश अब अंदर आ गया। एक वेटर जो कि ड्रिंक लेकर जा रहा था, रियांश ने जाकर उठा ली और पीने लगा। आपकी ओर झुकने लगी हूँ मैं। उस दिन की बात उसके जहन में आने लगी। वो पति हैं मेरे, उनके बारे में एक भी उल्टा सीधा शब्द नहीं सुनूंगी मैं। काम्या के ये शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। यही सारे शब्द उसे रह रह कर याद आ रहे थे। नहीं करना चाहता था बस इसलिए शादी, नहीं करना चाहता था वो लड़की अपने माँ बाप के कहने पर मेरे साथ इस रास्ते में बंधने के लिए तैयार हुई। कभी मुझसे एक शिकायत तक नहीं की और मैं भागता हूँ इससे या खुद से। एक तरफ ये लड़की है जो बिना कुछ सोचे समझे मेरे बिहेवियर को जान कर भी ऐसी फीलिंग रखती है, और दूसरी तरफ मेरा एक तरफा प्यार, मेरे एक तरफा एहसास है जिनसे मैं चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा पाता। हर बार वो पुरानी यादें मुझे घेर लेती हैं। मैं नहीं बढ़ पाता आगे। वो ड्रिंक करते हुए बोला। संजू हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में बने बगीचे की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बार बार साफ कर रही थी। कामू ने उस आदमी के लिए मुझे डांटा जो उसे प्यार तक नहीं करता। मैंने क्या गलत कहा? क्यों हमेशा वो सबके बारे में सोचती है लेकिन खुद को भूल जाती है? क्यों? उसके लिए अब वही ज़रूरी है, मैं बिल्कुल नहीं। वो सिसकते हुए बोली। आरव जो कि वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था, उसकी नज़र संजू पर पड़ी तो वो उसके पास आकर बैठ गया। आज ये नौटंकी की दुकान रो क्यों रही है? लगता है किसी अच्छे इंसान से पाला पड़ गया और जीत नहीं पाई मेरी बंदरिया। आरव हंसते हुए बोला, लेकिन आज उसकी बात का संजू ने कोई जवाब नहीं दिया। और कोई दिन होता तो अभी तक वो आरव का मुंह तोड़ चुकी होती। संजू को रोता देख ना जाने क्यों आरव को अच्छा नहीं लग रहा था। संजू को साइड हक करके वो बोला, हे क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे या कोई प्रॉब्लम है? प्लीज़ बता ना यार। संजू ने सिसकते हुए उसे सारी बात बता दी तो आरव उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, तू जानती है ना कैसी है कामो, फिर क्यों परेशान है पागल? अभी 10 मिनट के अंदर आ जाएगी तेरे पास सॉरी बोलने। मुझसे भी ज़्यादा वो तुझसे क्लोज है। हाँ, थोड़ा जल्दबाजी कर रही है अपने रिश्ते में, पर हम साथ हैं उसके। उसे कभी हर्ट नहीं होने देंगे। संजू बोली, हाँ पर मैंने भी तो गलत नहीं बोला था ना? क्या जानती है वो उसके बारे में? बात तक तो इतने दिन हो गए, दोनों अभी सही से करते नहीं हैं, तो आगे क्या होगा तू ही सोचना। आरव बोला, हाँ तुझे कामों की फिक्र है, ठीक है, पर प्लीज़ ये उसका पर्सनल मैटर है, उसे ही हैंडल करने दे। अब वो उसका हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है तू उसके बारे में कुछ भी बोलेगी तो उसे बुरा लगेगा। तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उसके हस्बैंड के बारे में, तू भी कुछ ज़्यादा नहीं जानती ना उसे। संजू बोली, सॉरी। आरव उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, मुझसे नहीं, जाकर उससे बोलो। संजू मुस्कुराकर बोलती है, थैंक यू सो मच, आज ज़िंदगी में पहली बार तूने कोई अच्छा काम किया है। आरव ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, ये चुड़ैल ज़्यादा मत बोल समझी, अभी तो टिश्यू बहा रही थी मुझसे चिपकने के लिए और अब देख। संजू बोली, तेरे से तो मैं सपने में भी ना चिपकूं, वो तो तूने हक किया था मुझे, भूल मत। आरव हाथ जोड़कर बोला, हाँ दे बिजी, मान गया मैंने ही किया था, अब मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी भी है। बोल वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अरे मैं भी आ रही हूँ, संजीव उसके पीछे आते हुए चिल्लाती है। रियांश आज 20 दिन के बाद इंडिया वापस आया। उसके एयरपोर्ट पर आते ही अमन गाड़ी लेकर आ चुका था। घर पर किसी को पता नहीं था कि वो आज आ रहा है। वो सीधा घर आया क्योंकि उसने दादू दादी को बहुत ज़्यादा मिस किया था इतने दिनों में।
वो हाल में आया जहाँ दादू बैठकर पाखी के साथ कैरम खेल रहे थे। पाखी की नज़र जैसे ही गेट पर पड़ी वो खुशी से चिल्ला गई, चाचू आप आ गए, और भागते हुए उसके पैरों से लटक गई। तो रियांश ने खुशी से उसे गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस करके बोला, कैसी है मेरी बेटू? बहुत अच्छी। वो उसके गाल पर किस करके बोलती है। वो उसे लेकर अंदर आ जाता है। उसे सोफे पर बिठाकर वो दादू के पैर छूता है। दादू खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। कैसे हो बेटा, और आज आना था तुम्हें तो बताया भी नहीं। रियांश बोला, मैं ठीक हूँ दादू, और काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गया। दादी कहाँ हैं, दिख नहीं रही। दादू बोले, तेरी दादी मंदिर गई हैं विभा के साथ। रियांश बोला, ओह अच्छा। दादू गौरी को आवाज़ देते हैं उसके लिए कॉफ़ी लाने को। दादू बोले, क्या हुआ, वहाँ काम सब ठीक से हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? रियांश बोला, नहीं दादू, सब अच्छे से हो गया। गौरी कुछ देर में कॉफ़ी लेकर आती है तो पीकर दादू से कुछ देर बातचीत के बाद रूम में आ जाता है और कपड़े चेंज करता है। रियांश कपड़े चेंज करने के बाद लेट जाता है और सोचने लगता है, आज तो संडे है और संडे को तो काम्या घर पर ही होती है ना, फिर कहाँ गई, दिखी भी नहीं। कुछ देर में सोच विचार करते हुए उसे नींद आ जाती है क्योंकि वो थक गया था। रात को डिनर के समय भी घर के सभी सदस्य थे सिवाय काम्या के। रियांश को अब उसकी चिंता हो रही थी पर वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि वो कहाँ है। खाने के बाद वो पीछे गार्डन में टहल रहा था। उसके माथे पर सिकन साफ दिख रही थी। उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया और उसमें उसका नंबर ढूंढने लगा क्योंकि सेव था नहीं। तो बहुत देर बाद उसे नंबर मिला कॉल लिस्ट से। जब संजू से गलती से कॉल लग गई थी वहीं से नंबर को वो घूर रहा था। उसके दिल दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। दिमाग बोला, जल्दी कॉल करना, पता कर वो कहाँ है, किस हाल में है। दिल बोला, नहीं, तू क्यों किसी के लिए परेशान है, वो है ही कौन। ये रिश्ता सिर्फ बोझ ही तो है तेरे लिए, प्यार तो कोई और है ना। क्या इतने दिन की दूरी रियांश के दिल में काव्या के इसकी आरजू जगाएगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भरते रहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।